स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और हम जो है इस चैनल पर आप लोगों के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम जो आपके लैब टेक्नीशियन के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसकी हम तैयारी करा रहे हैं कंटिन्यू। और अभी तक हम 35 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं और एक सवाल से हम कोशिश करते हैं बहुत सारे सवाल आपके निकाल करके आपको दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अब जो है हम आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन दबा लीजिए और आपको समय पर वीडियो मिल सके, उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। बुक्स वगैरह की अगर रिक्वायरमेंट है आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक देख सकते हैं, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे आपके बुक्स वगैरह जो है आ जाएंगे। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो है हमारे पास 36 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको आप देख सकते हैं एंटीकोगुलेंट आपसे पूछा गया है। यहाँ पर दूसरे नाम से पुकारे जाने वाला जो है यहाँ पर देख रहे होगे आप वर्शिन, ठीक है। तो ये जो है इसको किस नाम से दूसरे एंटीकोगुलेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग एंटीकोगुलेंट दे रखे हैं तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर ऑप्शन आपके पास हेपेरिन आ जाता है। तो हेपेरिन के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है। तो इसको जो है नेचुरल एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। और इसके अलावा इसका दूसरा नाम अगर बोलेंगे तो UFH, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो, ठीक है। अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन ये होता है और इस नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद आपके पास सेकेंड है डबल ऑक्जिलेट। तो डबल ऑक्जिलेट पोटेशियम ऑक्जिलेट अमोनियम ऑक्जिलेट से मिलकर जो है इसको बनाते हैं। और इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो जो आपके रूटीन हेमेटोलॉजिकल जो जितने भी आप ESR, TLC, DLC, HB ये सब आप करते हैं टेस्ट, तो उनके लिए डबल ऑक्जिलेट एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा C नंबर का आपके पास ऑप्शन है ACD। तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। ACD का फुल फॉर्म भी आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट है ये, एंटीकोगुलेंट साइट्रेट डेक्सट्रोज, ठीक है। तो आप लोगों को अलग अलग इसका जो है फुल फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो है आपके ब्लड बैंक में उपयोग किए जाने वाला एंटीकोगुलेंट है और जनरल तौर पर अब जो है इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप लोग ब्लड बैंक में देख सकते हैं, वहाँ पर जो है आपके पास CPDA, तो ये वाला एंटीकोगुलेंट जो है इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन प्रिजर्वेशन का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो कई जगह पर सवाल पूछता है ये अलग अलग तरीके से। CPDA के ऊपर सवाल पूछा जाता है कि CPDA में कौन सा चीज़ एक्स्ट्रा जो है ऐड है, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है एडेनिन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो है इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें जो है इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये कई बार पूछा जाता है तो वो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे इसमें बढ़ते हैं। अगला आपके पास ऑप्शन जो है EDTA, ठीक है, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इसमें। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर EDTA आ जाएगा, जिसको सेकंड नाम से यहाँ पर जाना जाता है वर्शिन, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है EDTA। तो ये सिंपल सा एक सवाल था। उसके अलावा आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल यहाँ पर पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ ACD, ठीक है। तो उसी में से सवाल पूछा गया है जो ACD आप एंटीकोगुलेंट 100 ml ब्लड को कलेक्ट करने के लिए कितना ml इस्तेमाल करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो आप जितने भी ब्लड बैग देखते होंगे तो उसमें आपको जो आपके CPDA ये जो एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आपको जो है देखते होंगे तो आपको 100 ml अगर आप ब्लड लेते हैं तो उसमें आपको 14 ml आपको एंटीकोगुलेंट लिखा हुआ दिखाई देता होगा, ठीक है। उसके बाद 350 ml ब्लड के लिए वो बैग में आपको जो है 49 ml एंटीकोगुलेंट लिखा हुआ दिखता है आपको, ठीक है। उसके अलावा जो है आप 450 ml अगर ब्लड बैग है तो उसके लिए आपको 63 ml जो है देखने को एंटीकोगुलेंट मिल जाता होगा। तो ये साधारण चीज़ें हैं जो आप ब्लड बैग में देखते हैं। तो इसी में से सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर ACD के लिए पूछा है लेकिन CPD के लिए नहीं पूछा है, ठीक है। तो गलत ऑप्शन को आप हटा दीजिए। सबसे पहले 5 ml तो हो ही नहीं सकता, 28 भी नहीं हो सकता, 30 भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 16 ml ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, बस इतना याद रखिएगा जो ब्लड बैग होते हैं, ब्लड बैग को आप अच्छे से देखिए, समझिए, उनको पढ़िए, पूरा डिटेल उसके बारे में जानकारी, कितने टाइप के ब्लड बैग होते हैं, ठीक है।
और उनके ऊपर जो चीज़ें मेंशन रहते हैं उनको भी ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार, तो उनसे भी सवाल पूछा जाता है कभी कभी। चलिए अगला जो है सवाल इसमें आपसे पूछा है, ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन को जो है क्या कहा जाता है। जो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाता है वो ऑप्शन में से पूछा गया। तो चलिए हम इसमें देखते हैं सबसे पहला माइक्रोटोम। तो माइक्रोटोम तो होगा नहीं, क्योंकि माइक्रोटोम जो है आपका जो ब्लॉक आप बनाते हैं उसको कट करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो भी सेक्शन हम कट करते हैं तो उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और माइक्रोटोम के लिए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, टाइप ऑफ माइक्रोटोम आपको पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके अलावा जो इसमें नाइफ होता है, नाइफ़ के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। नाइफ़ को हॉर्निंग और स्ट्रॉपिंग 2 स्टेप होते हैं, उनमें से सवाल पूछा जाता है, तो वो भी आप पढ़ लीजिए। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो माइक्रोटोम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगला जो है हमारा हिस्टोकाइनेट, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और ऑप्शन देख लेते हैं जो आपको क्रायोस्टेट, ठीक है। तो क्रायोस्टेट का मेन पर्पस आप लोगों ने पता होगा, मैंने इसके बारे में वीडियो मेन चैनल पर बना दिया है। क्रायो मीन्स होता है कोल्ड, ठीक है, और स्टेट का मतलब स्टेबल होता है, वो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो जितने भी रैपिड डायग्नोसिस वाले बायोप्सी आते हैं तो उसके लिए इसमें फ्रीजर लगा होता है, जिसका टेम्परेचर -50 से लेकर -30 डिग्री तक हम सेट करके इसमें पूरा प्रोसेसिंग करते हैं। जो भी टिश्यू हमारे पास आता है रैपिड तरीके से उसमें हम सेक्शन कट करके और तुरंत जो है स्टेनिंग करके हम तैयार करके दे देते हैं, ताकि उसका तुरंत डायग्नोस हो सके। तो उसके लिए क्रायोस्टेट माइक्रोटोम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये भी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। अगला जो है हमारे पास डी नंबर है, तो इसमें कल्टर काउंटर दिया हुआ है। तो ये जो है आपका इसके बारे में कई लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा। तो ये जो है आपके काउंटिंग और साइजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं जो भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो सस्पेंडेड जो इलेक्ट्रोलाइट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी आपके ऑप्शन में नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका हिस्टोकाइनेट, ठीक है। तो ये हिस्टो शब्द आपका मिला जुला हुआ शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए आपको हिस्टोकाइनेट टर्म जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन गलत हैं उनको आप हटा दीजिए पहले, तो जो ऑप्शन बचता है वो करेक्ट हो जाता है। अगर कभी आपको नहीं पता चले इस कंडीशन में तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको, लेकिन बाकी ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कौन सा चीज़ है इसमें, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल 39 नंबर का है। तो इसमें पूछा गया है विच वाइट ब्लड सेल शोज फाइन वॉयलेट कलर ग्रेन्यूल्स आफ्टर लीशमान स्टेनिंग, ठीक है। तो ग्रेन्यूल्स जो है आपको फाइन वॉयलेट कलर जो है किस में देखने को मिलेगा, 39 नंबर का सवाल है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में जब आप लीशमान स्टेन करते हैं तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलता होगा, अलग अलग कलर जो है आप उसमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका ज़्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए विथ डायग्राम आपको कभी मैं समझा दूंगा डिटेल में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका न्यूट्रोफिल आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर न्यूट्रोफिल होगा। जो सवाल पूछा गया है वाइट ब्लड सेल्स जितने होते हैं, चाहे आपके न्यूट्रोफिल, ईसनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, ठीक है। तो उसमें कलर किस तरीके से वो स्टेन होता है जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे लीशमान स्टेन करके, तो उसमें आपको अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं आसानी से। आप उनका शेप साइज देख करके भी लगा सकते हैं पता, लेकिन कलर कौन कौन से वो स्टेन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको समझना, आइडेंटिफाई करना। तो वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा, उसमें से सवाल भी पूछ लिया जाता है। बाकी डिटेल में कभी हम बात करेंगे अलग अलग एक एक टॉपिक वाइज इसमें जो है, तो उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा, अभी हम डिस्कस उसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। हमारा लास्ट सवाल है 40 नंबर का। इसमें जो है मेलिट्यूरिया रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ, तो मेलिट्यूरिया जो है कब हम इस्तेमाल करते हैं, ये आपका सवाल है, ठीक है। तो अलग अलग ऑप्शन दिया है, यूरिन से रिलेटेड ही है सब। यूरिन में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उसको हम किस नाम से पुकारा जाता है या पुकारते हैं। मैंने बहुत बार ये समझा चुका है, पढ़ा भी चुका है, फिर से हम दोबारा इसको देख लेते हैं। तो शुगर इन यूरिन, ठीक है, पहला ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पर आता है शुगर इन यूरिन। तो इसके लिए जो है यहाँ पर कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो उसमें
आप लोग इसके लिए जैसे कि ग्लाइकोज यूरिया, ठीक है, ये सब इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन अगर आपके यूरिन में प्रेजेंट है तो उसके लिए आप प्रोटीन यूरिया, ब्लड अगर प्रेजेंट है तो हेमेचूरिया, कीटोन बॉडी अगर प्रेजेंट है तो कीटोन यूरिया। तो ये सब तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो है मैलिट यूरिया बोल रहा है, तो मैलिट यूरिया शब्द जो है आप इसमें इस्तेमाल करेंगे पहला ऑप्शन जो आपके पास है शुगर इन यूरिन, ठीक है। तो उसके लिए आप इसमें इस्तेमाल करते हैं एक्सक्रीजन ऑफ ग्लूकोज अगर हो रहा है तो उसमें जैसे कि ग्लाइकोज यूरिया शब्द आप इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके से मैलिट यूरिया भी आप शुगर अगर प्रेजेंट है आपकी यूरिन में तब आप उसके लिए ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थे आज के 5 क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और कैसे लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों में। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे कंटिन्यू, जब भी समय मिलेगा हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस सवाल जो है लेकर के आएंगे। चाहते तो हम बहुत सारे इकट्ठे सवाल डाल दें लेकिन उसमें कोई फ़ायदा है नहीं। मैं चाहता हूं कि एक एक सवाल को आपको समझा करके दूं, एक्सप्लेन करके दूं, ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे तरीके से और तैयारी भी आपका अच्छे तरीके से हो सके। थैंक यू सो मच।